अब चले आगे। अब बात करेंगे हम लोग कि कैपेसिटर किस तरीके से एक्ट करता है ट्रांजिएंट स्टेट पे और स्टेडी स्टेट पे, जैसे हम लोगों ने इंडक्टर देखा था। तो पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि अभी सिर्फ और सिर्फ अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डीसी सोर्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सोर्स क्या है अभी हमारा जो सप्लाई है वो डीसी है। एसी एनालिसिस अलग से जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि एसी देने पर कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है। अभी हमारा सोर्स क्या है, ट्रांजिएंट में भी और स्टेडी स्टेट में भी दोनों में डीसी है। और दो नोट पॉइंट लिखे हैं आपके सामने। क्या क्या नोट पॉइंट लिखे पहले पढ़ लेते, फिर इसको मिनिमाइज कर दूंगा। कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज एक्सेप्ट इंपल्स। ये एक्सेप्ट इंपल्स वाली जो लाइन है ये आपको पढ़ाऊंगा मैं ट्रांजिएंट एनालिसिस में, ठीक है, प्रूफ करवाऊंगा। तो अभी इस लाइन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना। कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को ये क्या करता है, अलाउ नहीं करता। सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करता, बट इट अलाउज द सडन चेंज ऑफ करंट। तो इस नोट पॉइंट का क्या मतलब है अभी समझाता हूं। सेकेंड नोट पॉइंट जो है, एट द टाइम ऑफ स्विचिंग कैपेसिटर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्क्यूट। कैपेसिटर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्क्यूट। तो कब? एट द टाइम ऑफ स्विचिंग। एट द टाइम ऑफ स्विचिंग। तो इन दोनों का मतलब आप ये समझिए, देखिए ये ट्रांजिएंट है और ट्रांजिएंट का मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी पूरा चैप्टर है डिटेल वर्जन में 10-15 घंटे हम लोग इत्मीनान से पढ़ेंगे। चलिए, तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कुछ कैपेसिटेंस, ठीक है। देखो थोड़ी देर के लिए एक सर्किट बना देता हूं, एक रेजिस्टेंस ले लेता हूं और एक कैपेसिटर ले लेता हूं। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर ये रेजिस्टेंस बीच में क्यों लाए, उसका भी रीजन बता दूंगा आगे चल के। इसको मैं 2 ओम रख देता हूं, ये कोई भी वैल्यू ले लेते हैं कैपेसिटेंस की, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्विच लगा देते हैं। और सप्लाई जो है, सप्लाई ले लेते हैं, लेट अस सपोज ये ले लिया मैंने 4 वोल्ट का वोल्टेज ले लिया, डीसी नेचर है, ठीक है, डीसी नेचर है। चलो ये ले लिया मैंने, इसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर बना दे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ये। और इसके मैं 3 डायग्राम ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, कॉपी है ना, बहुत अच्छे से समझना, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए, अब ये रजिस्टर क्यों लगा है बीच में, उसका रीजन आपको थोड़ी देर बाद दे दूंगा। अभी सिर्फ कैपेसिटेंस पे फोकस करिए। हम क्या चाह रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट लिखे मैंने ये किस तरीके से वर्क करते हैं वो देखिए। ये आपको आरसी सर्किट गिवन है और एक स्विच गिवन है, और स्विच के यहाँ पे सिंबल है कि t=0 पे क्या हो रहा है, ये स्विच क्लोज हो रहा है। और हमें निकालना है कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ये हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैंने 2 स्टेट बना दी। ये जो स्विच क्लोज हो रहा है t=0 पे, तो स्विच क्लोज जब नहीं हुआ था, मतलब हम ये कर रहे हैं स्विचिंग, सडन स्विचिंग किसको बोलते हैं, देखिए सडन चेंज किसको बोलते हैं वो समझिए। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको इंडक्टर में बता चुका हूं, एक बार और देख लीजिए। ये टाइम एक्सिस का 0 है और ये t0- और t0+, t0+। तो ये जो 0- स्विच क्लोज हुआ, स्विच क्लोज होने से पहले वाला जो, जस्ट क्लोज होने के पहले वाला जो टाइम है t=0- और जस्ट क्लोज हो चुका है उस टाइम को बोलते हैं t=0+। तो t=0- से 0+ पे अगर स्विच आ रहा है तो उसको बोलते हैं सडन चेंज। क्या बोलते हैं उसको? सडन चेंज। इतना अभी के लिए इनफ है आपके लिए, ठीक है। चलो, तो अब मैं अगर बात करूं कि t=0- पे क्या हुआ होगा, तो इस t=0- पे स्विच क्या था आपका, ओपन था, ओपन सर्किट था, है ना, ओपन था। स्विच क्या था आपका, ओपन था, स्विच ओपन था, है ना, ओपन था। t=0- पे स्विच ओपन था, ओपन था, इसका मतलब करंट जो है आपका 0 एम्पेयर करंट। करंट इस ब्रांच में कोई भी ओपन सर्किट है, इसका मतलब करंट तो जाएगा नहीं, करंट नहीं जाएगा तो यहां पर सारा का सारा क्या है, 0। इस पूरी ब्रांच में 0 एम्पेयर करंट है, 0 एम्पेयर करंट है, इसका मतलब यहां पर आपका ये बोल सकते हैं कि इस कैपेसिटर में भी क्या होगा आपका IC0-, करंट आपका जो है IC0- छोड़ो, करंट अभी नॉर्मल करंट की बात करिए। जो करंट है, करंट I0- वो क्या है आपका 0 एम्पेयर है। और अगर मैं वोल्टेज की बात करूं कि यहां पर वोल्टेज VC0- वोल्टेज कितना होगा, तो वो भी क्या होगा, 0 होगा, वो भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोई करंट ही नहीं जा रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा, कुछ भी नहीं होगा। चलिए, अब क्या हुआ, t=0+ पे, t=0+ पे, तो t=0+ पे जैसे ही क्या होगा, स्विच क्लोज हो जाएगा।
स्विच जैसे ही क्लोज हुआ तो इस कैपेसिटर ने नाटक दिखाना चालू कर दिया। क्या बोला कैपेसिटर? एट द टाइम ऑफ स्विचिंग कैपेसिटर एक्ट एज अ, चलो ये तो नेचर बाद में, क्या बोला? कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। तो ये कैपेसिटर बोल रहा है कि मैं सडन चेंज, ये जो सडन चेंज हुआ है ना स्विचिंग में, स्विचिंग टी इक्वल टू 0 माइनस टी इक्वल टू 0 प्लस सडन चेंज, तो इस सडन चेंज पे मैं वोल्टेज को अलाउ नहीं करूंगा। कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। तो इनका बोलना था कैपेसिटर भाई साहब का कि मेरे पास जो वोल्टेज था मैं वही रखूंगा। तो इनके पास क्या वोल्टेज था? 0 था, तो ये बोले अभी भी मैं 0 ही रखूंगा। तो इनके कहने का मतलब है कि Vc 0 प्लस भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये बोले कि मैं अलाउ नहीं करूंगा, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करूंगा, मेरे पास 0 माइनस पे जो वोल्टेज था वही मुझे लौटा दो, जो मेरा प्यार था वही मुझे वापस लौटा दो। टी इक्वल टू 0 माइनस पे जो मेरा पास वोल्टेज था वही मुझे लौटा दो। तो अब लौटाने का मतलब क्या है? अब लौटाने का मतलब है कि ये तो 0 है, तो वोल्टेज 0 का मतलब है कैपेसिटर को क्या करना है? कोई भी एलिमेंट हुआ जहां पर वोल्टेज 0, इसका मतलब क्या है? शॉर्ट सर्क्यूट। वोल्टेज शॉर्ट सर्क्यूट करना पड़ेगा, हमें मजबूरी है हमारी, शॉर्ट सर्क्यूट करना पड़ेगा। तो हमने इस कैपेसिटर को हटा दिया और बोला कि यहां पर क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्क्यूट हो जाएगा। इसी वजह से सेकेंड नोट में एट द टाइम ऑफ स्विचिंग कैपेसिटर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्क्यूट। अब ये डेरिवेशंस वगैरह डिटेल वर्जन में ट्रांजिएंट में पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी सिर्फ 2 स्टेटमेंट को समझाने के लिए। अच्छा, करंट क्या होगा? करंट क्या हो जाएगा? ये जो करंट है I0 प्लस करंट, तो I0 प्लस करंट कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 एम्पियर। इसका मतलब देखो कैपेसिटर अलाउ कर रहा है, सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ कर रहा है। यहां पर जो स्टेट था उसके हिसाब से आ रहा है, यहां पे जो स्टेट है उसके हिसाब से करंट आ रहा है, बट ये वोल्टेज को क्या कर रहा है? अलाउ नहीं कर रहा है। इस वजह से दोनों स्टेटमेंट लिखे कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज बट इट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, और एट द टाइम ऑफ स्विचिंग कैपेसिटर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्क्यूट। समझ में आ गए दोनों पॉइंट? बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने बताया। ये बाकी पूरा एनालिसिस हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस में बहुत लंबे चौड़े तरीके से पढ़ेंगे, और ये एक्सेप्ट इम्पल्स का भी मतलब मैं वहीं ट्रांजिएंट में आपको बताऊंगा। तो ये रहा डीसी। अभी सप्लाई कौन सा है? डीसी, एसी वगैरह पे नहीं है, सप्लाई सिर्फ डीसी है। तो ट्रांजिएंट बिहेवियर। अब देखते हैं स्टडी स्टेट। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया कि सर ये रजिस्टर क्यों लगाया आपने? अब सपोज करो रजिस्टर नहीं होता, थोड़ी देर के लिए रजिस्टर नहीं होता, हटा देते। इस स्टेट को देखो, रजिस्टर नहीं होता तो क्या शॉर्ट सर्किट पाथ बनता पूरा का पूरा? बिल्कुल बनता। रजिस्टर हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो यहां पे केवीएल का वायलेशन हो रहा है कि नहीं? केवीएल सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने कैपेसिटर के साथ में एक रजिस्टर को लगाया, ठीक है, ताकि आपका केवीएल का वायलेशन नहीं हो। ताकि नहीं तो मैं यहाँ पे कैसे केवीएल वगैरह कैसे लगाता, क्योंकि लूप में केवीएल क्या बोलता है? अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अगर ये रजिस्टर नहीं होता तो अलजेब्रिक सम 0 कैसे होता? होता ही नहीं, तो केवीएल का वायलेशन हो जाता है। इस वजह से मैंने रजिस्टर लगाया एग्जाम्पल में, ठीक है। तो बाकी लोग जो सोच रहे होंगे सर कैपेसिटर ही क्यों नहीं किया, उसका रीजन मैंने दे दिया है। चलो जल्दी सब चलते हैं स्टडी स्टेट पे। तो स्टडी स्टेट में भी अभी क्या है? सप्लाई डीसी है। फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया सप्लाई का नाम कि when DC is given to the capacitor it act as a open circuit at steady state बोलना जरूरी है और सप्लाई भी बताना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखिएगा। यहां पर एक कैपेसिटर ले लेते हैं, अगेन एक कैपेसिटर ले लेते हैं। ये मैंने कैपेसिटर ले लिया और यहां पर एक वोल्टेज सोर्स ले लिया, वोल्टेज सोर्स लिया डीसी का, सपोज करो 4 वोल्ट ले लिया, है ना। अभी रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। चलो अब मुझे अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो कराना है, स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो कराना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई ऑफ टी इक्वल टू सी डी वी बाय डी टी, डी सी डी वी बाय डी टी। और इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी वही रहेगा, 4 वोल्ट ही रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, 4 वोल्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी और 4 बाई डी टी। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। तो आई ऑफ टी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, काई की बात हो रही है? स्टेडी स्टेट की। तो करंट 0 होने का मतलब क्या है आपका? ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। तो स्टेडी स्टेट बोलना जरूरी है, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पे डीसी अगर देंगे तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। और ट्रांजिएंट में क्या हो जाएगा? ट्रांजिएंट में मतलब कि स्विचिंग एक्शन के टाइम पे कैपेसिटर, ट्रांजिएंट के टाइम पे जब डीसी अप्लाई दे रहे हैं हम लोग,
तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आपका ये स्टेडी स्टेट अगर नहीं बोलोगे, देखिए आप क्या बोल सकते हैं कि कैपेसिटर ओपन भी हो सकता है। कई बार स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर डीसी देंगे तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। नहीं, ये अधूरा स्टेटमेंट है। डीसी देंगे तो कैपेसिटर ओपन तभी होगा जब वो स्टेडी स्टेट में रहेगा। ट्रांजिएंट में अगर रहा तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने ब्रीफ में दे दिया है, ठीक है। और इसका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये एक्सेप्ट इंपल्स और बहुत सारी चीजें हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस में पढ़ेंगे। अभी के लिए स्टेटमेंट आपके इनफ है। चलिए चलते हैं अब सिंबल की तरफ कि सिंबल क्या क्या रखे। ये कैपेसिटर आपको आई थिंक दिखाई दे रहे होंगे या नहीं दे रहे होंगे, मैं देख लेता हूं एक बार कि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, आपको शायद नजर आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। फिक्स कैपेसिटर है ना, तो पॉलिएस्टर कैपेसिटर, सिरामिक कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो ये 3 कैपेसिटर के मैंने फोटो दे दिए, बाकी गूगल पे आप बड़े आराम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो फिक्स्ड और वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब क्या है वो बता देता हूँ। ये सपोज करो ये कैपेसिटर का सिंबल है ना, ये कैपेसिटर का सिंबल है और यहाँ पर हम लोग प्लस और एक प्लेट माइनस और यहाँ से करंट और यहाँ पे वोल्टेज, इसको सी से डिनोट कर दें, दैट इज फिक्स्ड कैपेसिटर। वेरिएबल रहेगा तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल रहेगा तो ये वेरिएबल रहेगा तो ऐसा साइन आ जाता है। वेरिएबल का साइन कैसा आ जाता है, ऐसा। ये हो गया वेरिएबल कैपेसिटर, फिक्स कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। और देखिए इसका आइडियल और प्रैक्टिकल सिंबल भी आपको बता देता हूं कि आइडियल सिंबल क्या होगा, प्रैक्टिकल सिंबल क्या होगा। ये आपका आइडियल है, ये आइडियल कैपेसिटर, सिर्फ सी लगा है, प्लस प्लेट माइनस प्लेट, वोल्टेज वी, करंट आई, दैट इज आइडियल, ये आइडियल। और प्रैक्टिकल, देखिए प्रैक्टिकल के आइडियल नाम की तो कोई चीज होती नहीं। प्रैक्टिकली इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं लीकेज करंट होगा, है ना, कुछ करंट लीक करेगा। और ये लीकेज करंट अगर होगा तो इस कैपेसिटर के पैरेलल में हम लोग क्या डिनोट कर देंगे, एक रजिस्टर बना देंगे। दैट इज ये आपका जो लीकेज करंट हो ना, इसमें जो करंट जा रहा है वो कौन सा होगा, लीकेज करंट। इसमें जो जा रहा है वो लीकेज करंट होगा, ठीक है। यहाँ पे करंट और ये हमारा वोल्टेज। चलो, तो ये हो गया प्रैक्टिकल सिंबल। प्रैक्टिकल सिंबल ये कहाँ काम आएगा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे केबल में। अंडरग्राउंड जो केबल होती है ना, एक तो ओवरहेड लाइन होती है, एक अंडरग्राउंड केबल होती है। तो अंडरग्राउंड केबल में जो आपका इंसुलेशन वगैरह का जो इंसुलेटिंग रजिस्टर वगैरह है, उसका मॉडलिंग कुछ इस तरीके से ही करेंगे, जिसको लीकेज करंट, उन इंसुलेशन में जो लीकेज करंट जाता है तो वो लीकेज करंट भी ऐसे ही सिंबलाइज करेंगे। तो कैपेसिटर के अंदर जो लीकेज है उसको अगर मैं इलेक्ट्रिकली मॉडल्ड करूं तो उसको पैरेलली एक रजिस्टर कनेक्ट करके हम लोग करते हैं, और ये करंट कहलाता है आपका लीकेज करंट, है ना। इसको मैं कैपिटल आई बोल देता हूं, इसको स्मॉल आई, लीकेज करंट, ठीक है, लीकेज करंट। चलो, तो ये रहे सिंबल की बात, और थोड़ी सी आइडियल और प्रैक्टिकल की बात कर ली मैंने, है ना। ये आइडियल सिंबल ये, प्रैक्टिकल सिंबल ये है। मैंने कहा यूटिलिटी बताई इसकी, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, सॉरी अंडरग्राउंड केबल में, पावर सिस्टम में। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चले तो इसके एप्लीकेशन क्या क्या है। वैसे तो एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इसके कैपेसिटर के, जैसे इंडक्टर के थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, कम्युनिकेशन में, ट्रांसमीटर रिसीवर सब में यूज होता है, कंप्यूटर्स, पावर सिस्टम में एक्सक्लूसिवली ये स्टैटिक वॉर कंपनसेटर में कैपेसिटेंस बैंक वगैरह लगते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, वहां पर यूज करते हैं, पूरा कैपेसिटेंस बैंक होते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स में पावर फैक्टर इंप्रूव करना है, जैसे अभी आपके घर में सीलिंग फैन लगा होगा तो वहां ऊपर की साइड में भी एक कैपेसिटर लगा होगा, है ना। और इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी बहुत सारी जगह पे कैपेसिटर वगैरह लगाया जाता है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए, अलग अलग यूटिलिटी है। सिंगल फेस इंडक्शन मशीन में बहुत बार कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो बहुत अनंत इसके क्या है एप्लीकेशन है। तो कैपेसिटर के एप्लीकेशन में बहुत सारे हैं, कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको कहीं एग्जाम वगैरह में लिखना पड़े तो आपको याद रहे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इनके जनक रहे हैं जिनके नाम पे हम लोगों ने कैपेसिटेंस की यूनिट रखी है, दैट इज माइकल फैराडे। इसको भी मैं थोड़ा सा दे देता हूं आपको रीड करने के लिए। देखिए, इसको रीड करिएगा। इनका जन्म हुआ था 1791 में, 1867 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये है फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए इनका जो नाम है, इनका जो काम है वो बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कौन से सन में, मैं बता देता हूं, 1831 में इन्होंने बहुत एक डिस्कवर्ड
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी है और द इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर ऑपरेट ऑन दिस प्रिंसिपल। और इन्होंने इट प्रोवाइड द वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी उसका एक तरीका बताया। तो पूरा माइकल फैराडे की स्टोरी है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। 1831 एक ऐसा साल था जिसने पूरे इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया चेंज कर दी। आज जो हम ये वर्ल्ड देख रहे हैं ना, ये इन्हीं शख्स की बदौलत है। और इन्होंने एक बहुत इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके सिंक्रोनस जनरेटर होता है, जहाँ पे आपके थर्मल पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट, जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशंस बने होते हैं खासकर थर्मल में, तो वो जो जनरेटर है सिंक्रोनस जनरेटर, वो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इन्होंने बहुत ही फ्लेक्सिबल वे में बताया। और साथ में आज भी जो इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के जो डिज़ाइन है वो इनके टाइम के ही जो बनाए गए डिज़ाइन से उसी पे काम हो रहा है। तो इनका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। और इन्होंने हम्फ्री डेवी के साथ, और बहुत ही गरीब तबके से आते हैं ये, इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर बांटने का भी काम किया है। हम्फ्री डेवी के साथ में लैब में भी काम किया है। हम्फ्री डेवी वही पी फूड वगैरह वाले, फिजिक्स वगैरह वाले, है ना, या लिखा भी होगा हम्फ्री डेवी रॉयल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो हम्फ्री डेवी के साथ में बहुत लंबे समय तक इन्होंने काम किया और बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे। तो इनके माइकल फैराडे के नाम पे ही जो कैपेसिटेंस की यूनिट है फैराड, वो इन्हीं के नाम के लिए हम लोगों ने, इन्हीं के कंट्रीब्यूशन के नाम पे रखा है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका पूरा कैपेसिटर यहाँ पे फिनिश होता है। हम लोगों ने एक एक चीज देखी कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस डेफिनेशन से लगा के, ठीक है। हर चीज हम लोग देखते गए, आपको मैं यहाँ पे स्लाइड पे करते जाता हूँ। हर चीज हम लोगों ने डेरिवेशंस करे, कूलम्ब्स फोर्स देखा, करंट देखा, वोल्टेज देखा, पावर देखा, एनर्जी देखा, ठीक है। ट्रांजिएंट में कैसे वर्क करता है, स्टडी स्टेट में कैसे है, सिंबल क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, और इनका किसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, वो सब कुछ हम लोगों ने देखा। तो एट दिस नोट पूरा कैपेसिटेंस या कैपेसिटर जो भी कह लीजिए वो यहाँ पे फिनिश होता है। और हम लोगों ने फंडामेंटल एलिमेंट्स कौन कौन से थे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तीनों को फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंडक्टर और कैपेसिटर का फिजिकल एनालॉजी क्या है, दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी दोनों की यूटिलिटी क्या है। तो रजिस्टर में तो बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, बट इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में एक कंपैरिजन बताऊंगा। और नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इन दोनों की यूटिलिटी बताऊंगा, इन दोनों का फिजिकली आपको बताऊंगा कि एनालॉजी कैसे है, फिजिकली किसी सिस्टम को किस तरीके से हम लोग देखते हैं जिससे हम इंडक्टर और कैपेसिटर को रिलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का समरी आपको बताने वाला हूं और इन दोनों की यूटिलिटी किस तरीके से रहती है, कहाँ किनका इंपॉर्टेंस है, कहाँ कैपेसिटर का इंपॉर्टेंस है, कहाँ इंडक्टर का इंपॉर्टेंस है, सब चीजें बताऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।